हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नीतीश पाठक सर जो है रैंक 36 68 बीपीएससी हिंदी मीडियम टॉपर, अभी तक जो भी जानकारी पता चली उसके अकॉर्डिंग, तो उनकी एक कॉपी है और ये है GS2 की। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था GS फर्स्ट पेपर का हमने डिस्कस किया था और उसका मैंने उस कॉपी का PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया था, आपने सबने देखा होगा वहाँ पे और आपको डिटेलिंग पता चला होगा। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से GS2 में उन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर करा है। ये आंसर कॉपी है जो 68 बीपीएससी है मेंस का। तो किस तरीके से डिटेल उन्होंने दिया है, क्या पैराग्राफ था, बुलेट फॉर्म था, किस तरीके से पॉइंट में उन्होंने प्रेजेंट करा, पिक्टोरियल फॉर्म में था एक नहीं था, किस तरीके का इसमें इनपुट किया गया है, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो चैनल को ग्रो करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है वहीं उसी टाइप का है, 8 मार्कर ये क्वेश्चन। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भारत में धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक दृष्टिकोण का अपनाया गया। अब देखिए आपको ये जो अंडरलाइन किया गया है ना, ये यहाँ पे फोकस किया गया है। और आपको एक बता दूं कि जिस पेन से आप इंक से लिख रहे हैं उसी इंक से आपको अंडरलाइन भी करना है। को अपनाया गया है जहाँ राज्य एवं धर्म के महत्व संबंधों के अलगाव के बजाय समन्वय पर जोर दिया गया है। ये इनका क्या हो गया, ये हो गया इनका परिचय हो गया। उसके बाद भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्ष जो होता है उसको उन्होंने पॉइंट वाइज इन्होंने करके 3 पॉइंट में इन्होंने लिख दिया है। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और संरक्षण जो प्रावधान जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन को वास्तविक धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जैसे बिहार में पर्कोत्सव, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला। ठीक है, ये मतलब धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत बड़ा है कि कुंभ मेला है और यहाँ पे बिहार में पर्कोत्सव है। आलोचना में भी धर्मनिरपेक्षता को सही रूप में परिभाषित न कर पाना, क्योंकि अभी होता है ना कि आलोचना होती है इसकी कि धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा क्या है। जैसे कि एक तरीके से मैं आपको कहूँ कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री जाते उद्घाटन करने के लिए, तो ये थोड़ा सा इसके अगेंस्ट है धर्मनिरपेक्षता के प्रति। देखा जाए कार्यपालिका किस तरीके से वो हो रखा है उस पर मतलब बेसिकली उन्होंने लिखा आलोचना हुआ है कि अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। सहिष्णुता के वर्तमान में इन्होंने फिर वही किया है कि यहाँ पे जो है कि 3 उन्होंने लाइन खींचा है ना, और इसमें इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने दिया बिहार से जो कोई एग्जाम्पल दिया, सासाराम दंगा दिया इन्होंने कि सहिष्णुता के वर्तमान में विशेष धर्म बनाम बजाय सांप्रदायिकता को संरक्षण देने के प्राय आरोप जैसे कि दृश्यमान होता है। तो 2023 में ये हुआ था, आप सभी को पता होगा सासाराम दंगा। शायद उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि शायद दुर्गा पूजा था या फिर महावीर जयंती था, उतना मैं क्लियर नहीं हूँ। निष्कर्ष इन्होंने दे दिया है, निष्कर्ष में इन्होंने ये सारी चीज़ें अंडरलाइनिंग किया इन्होंने, है ना, जो भी मेन पॉइंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आप सभी पूछते हैं कि कम प्राइस में अच्छी फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस कहाँ मिलेगी 78 बीपीएससी एनडीपी पीसीएस 2024 के लिए। तो आपको बता दूं PW रिपब्लिक डे ऑफर में आप सभी बीपीएससी ईपीपीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए सभी बैचेज पे स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बाई टॉप एडुकेटर्स एट द मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस, और ये ऑफर सिर्फ 31 जनवरी तक है। तो फिर ये सही समय है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। यदि आप बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आप सक्षम 2.0 बैच है जो कि बाइलिंगुअल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। इसकी कॉस्ट 3499 रुपीज़ है। और प्रथम बैच है 78 बीपीएससी के लिए ही, यदि आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं, और ये भी पीटी और मेंस दोनों के लिए है और इसकी भी कॉस्ट 3499 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीसीएस 2024 का स्टूडेंट है तो आपके लिए प्रथम 2.0 बैच है हिंदी मीडियम में, पीटी मेंस दोनों के लिए, इसकी कॉस्ट 3499 रुपीज़ है। एंड अक्रॉस बैच है आपके 2024 यूपीपीसीएस के लिए ही, और सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट करना है आपको, तो इसकी कॉस्ट सिर्फ 1499 रुपीज़ है और ये बाइलिंगुअल है। बैचेज के साथ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपीज एंड क्लास नोट्स होंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, पीवाईक्यूज एनालिसिस होगा एंड मच मोर, बहुत कुछ मिलेगा आपको। सो फ्रेंड्स, देर ना करें, पीडब्ल्यू के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। पीडब्ल्यू कोर्सेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हाँ, मेरा कूपन कोड SW500 आप यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय रणनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। 8 मार्कर ये भी है। तो इन्होंने फिर यहाँ पे क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। क्षेत्रीय नीति क्षेत्रीय व स्थानीय आकांक्षाओं से प्रेरित होकर एक विशेष क्षेत्र में अपनी कार्य को संचालित करती है ना। भारत में 1960-70 के दशक में क्षेत्रीय नीति का दौर शुरू हुआ जो वर्तमान में चरम पे है।
60-70 का दशक कह सकते हैं कि लालू जी के टाइम के पहले का समय रहा होगा, है ना। तो उस समय बड़ा क्षेत्रवाद, अभी भी क्षेत्रवाद है, बहुत भयंकर लेवल पे है। तो उसमें स्थानीय हितों का जो है शोषण होता है, जातिवाद होता है, धर्म विशेष करके वैसे होती है, स्थानीयता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये देखिए इसने उन्होंने लिखा है एक स्थानीय हितों का, उसमें वो होता है भूमिका इन्होंने डाल के केंद्र राज्य में नागरिकों के महज चुनाव में विविधता विकल्प उपलब्ध कराना, मजबूत संघवाद मजबूत बनाना, पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास संभव, दलित पिछड़ों केंद्र के एकाधी व वंचित वर्गों को करवादी प्रवृत्ति के हितों पर अंकुश लगाना, पोषण करना, उन्होंने ऐसे लिखा है। अब लेकिन वर्तमान में क्षेत्रीय राजनीति के कारण विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हुई है जो निम्नवत है। 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट उन्होंने देखे, जिसमें विघटनकारी, अलगाव नीति, निर्जातीय हिंसा है ना, राष्ट्रीय एकता का बजाय क्षेत्रीय स्थान पर जोर देना होता है। निष्कर्ष में इन्होंने फिर वही क्षेत्रीय दलों की राजनीति समन्वयकारी होनी चाहिए। 2nd ARC के यहाँ पे रिपोर्ट इन्होंने दे दिया है कि कुछ प्रावधान, कठोर पंजीकरण, दर्जों की कार्यप्रणाली के ऑडिटिंग पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी 8 मार्कर है। यहाँ पे भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान की इन्होंने जो समाजवाद है उसको उन्होंने व्याख्या किया। लोकतंत्र चार्टर जो है अनुच्छेद 40 पंचायती राज है ना, व्यवस्था के तहत ग्राम समाज की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास। अनुच्छेद फिर 41 उन्होंने लिखा है, समाज के कल्याण हेतु, बुढ़ापा, रोग व मातृत्व लाभ हेतु राष्ट्रीय अनुदान, पेंशन का जो वृद्धा पेंशन वर्ग चलता है ना। तो ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है। अनुच्छेद 47 इन पर अनुच्छेद इनमें ज़्यादा डाला है। अनुच्छेद आपको पता है तो उसको डालिए, जिससे आपको उसमें मार्क्स अच्छा फेच होता है। अनुच्छेद 47, 48 करके समाज के जीवित घटकों यथा पर्यावरण, पशु व पक्षी के संरक्षण हेतु प्रावधान होना, आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर होना। अनुच्छेद 39 समान वेतन का प्रावधान होना। अनुच्छेद 43 मालिक मजदूर सहयोग पर बल। इन्होंने अनुच्छेद का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया है। इस तरीके से फिर वो बॉक्स बना के 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट इस तरीके से लिखना। फिर निष्कर्ष यहाँ पे वर्तमान में राज्य द्वारा कुछ प्रावधानों के को लागू किया गया, लेकिन कुछ प्रावधान अभी निष्क्रिय है, जिससे कि फेबियन समाजवाद का दर्शन होता है। यहाँ पर निष्कर्ष कर दिया उन्होंने। मैंने आप एक तरीके से देख सकते हैं कि पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आ जाना है आपको सीधे बुलेट पॉइंट में, सीधे अपने आप को शिफ्ट कर लेना है। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में न्यायिक पूर्वावलोकन के प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। न्यायिक पूर्वावलोकन जिसके तहत सर्वोच्च उच्च न्यायालय कानूनों की वैधता की जांच कर शून्य अमान्य घोषित कर सकती है। ये है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मिला हुआ। क्षेत्राधिकार की बात करी जाती है। तो क्षेत्राधिकार में क्या क्या है? आरंभिक दशक में शंकरी प्रसादवाद 1991 के तहत यह कहा गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। अतः न्यायपालिका उस क्या लिखे यहाँ पे, विषय पर जांच नहीं कर सकती, विषय पर जांच नहीं कर सकती, यानी कि संसद की सर्वोच्चता बनी रहेगी, है ना। आगे में ये गोलकनाथ दे दिए हैं वाद 1967 को। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों को पलटकर कहा कि न्यायपालिका संसद द्वारा पारित आदेशों, कानूनों, अध्यादेशों को सही पुनर्वलोकन कर सकती है। यहाँ पे हो गया ये कि उनका क्षेत्राधिकार बताया गया है। तो उसमें उन्होंने पहले बताया क्या कि जो संसद है सर्वोच्च होती है, लेकिन यहाँ पे गोलकनाथ जो वाद है 1967 इनको दे दिया कि नहीं भाई, आपके हितों की रक्षा करना, यहाँ की जनता के हितों की रक्षा करना का सबसे सर्वोच्च काम सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तो उस पर करेगी जो अदालत के, तो वो भी है संसद के जो वो सारा जो एक्ट है अध्यादेश, उस पर भी वो कानून, उस पर वो हाथ डाल सकती है, उसको वो जांच कर सकती है। वर्तमान में केशवानंद भारती की बात के तहत मूल ढांचे पर कार्य करना। अनुच्छेद 142 के पूर्ण न्याय के तहत न्यायिक सक्रियता तथा क्षेत्राधिकार को बढ़ावा देना, जिससे हाईवे शराबबंदी पर निर्णय लिया गया है। निष्कर्ष, अतः न्यायिक पुनरावलोकन का ढांचा शक्ति पृथकीकरण के साथ साथ विधायी संसद के संप्रभुता पर रोक लगाती है ना। जैसे विधायी संसद के संप्रभुता पर रोक लगाती है, यानी कि जो मन करे वहीं आप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पे कानून है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ला दो और उसको सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल पे देखते हैं। तो बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। उदाहरण दीजिए। देखिए तो राजनीतिक संस्कृति में सुधार क्या होता है उन्होंने लिखा। आधुनिक काल में स्वतंत्रता पश्चात बिहार की राजनीति का विशेष महत्व रहा है, जो गतिशील रूप से अपनी संस्कृति को चलमान बना रखी है। सुधारक दर्शनीय बिंदु वहीं बॉक्स बना के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, गठबंधन की राजनीति, गतिशीलता, दलित वर्ग की राजनीति में भागीदारी में बढ़ोतरी देना, ये है।
और फिर जैसे हम निषाद जैसी नई पार्टी का गठन, है ना, निषाद पार्टी जो कि पता नहीं मदन सहनी है शायद, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है सॉरी। और फोर्थ में विकास के नाम पर वोट की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, है ना। निष्कर्ष में इन्होंने लिखा है क्या, लेकिन सुधारों के साथ ही संगठबंधन की बढ़ती प्रवृत्ति और रणनीति का अपराधीकरण जैसे मुद्दे गंभीर रूप से विद्यमान है, जिसे दूर कर बिहार की राजनीति को लोकतंत्र के सच्चे मानकों पर खरा उतरा जा सकता है। ये है। अब देखिए लॉन्ग हो गया है, 38 मार्कर है ये आपका 38 मार्कर। इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसमें दोनों में से एक ही आपको लिखना होता है। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हितों की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण की है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्वतंत्रता पश्चात 7वें संविधान संशोधन को दिया है। 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन व प्रावधान किया गया है। इन्होंने करीब यहाँ पे 6-7 लाइन का यहाँ पे वो कर दिया। फिर उन्होंने पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करा है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद में ये सीधे मैप बनाए हैं इन्होंने भारत का। और उस समय क्षेत्रीय परिषद कहाँ कहाँ होती, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर गुवाहाटी, मध्य प्रयागराज, कोलकाता, दक्षिणी चेन्नई और पश्चिमी मुंबई, ये उन्होंने बताया। प्रकृति क्या थी, किस तरीके काम करना होता है, तो ये 1, 2, 3, 4 इसमें बता दिया। सरकारी संघवाद के तहत केंद्र, मतलब आपको अंडरलाइन करने में आपको और गोला मारने में थोड़ा भी हिचकना नहीं है। गोला अंडरलाइन आपको खूब मारना है, जिससे किससे मार्क्स आपको मिल सके। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से ये सारी इन्होंने पॉइंट इन्होंने यहाँ पे डाला है। कार्यशैली इन्होंने बताया, 4-5 पॉइंट में इन्होंने कार्यशैली बता दिया है। जैसे कि ये रियांग समझौता, बोडो समझौता 2020 मोदी के शासन में हुआ था, तो उन्होंने करा था इस पर काम। आलोचना इन्होंने बताया है ना, के चेयरमैन जो होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, अमित शाह हैं। तो क्या क्या उसमें कमी है, सिर्फ सलाहकारी निकाय होना, केंद्र विपक्षी राज्यों की उपेक्षा करना, नियमित बैठक का अभाव होना, राज्यों के मध्य अलगाव की बढ़ती प्रवृत्ति। मैंने इन्होंने ऐसे दे के और यहाँ पे पॉइंट बना के इन्होंने पॉइंट वाइज सारा कुछ उन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब सुझाव इन्होंने दिया है। सुझाव बहुत इम्पैक्टफुल होता है। जो भी अपने सुझाव पड़ा होता है, जैसे सरकारी आयोग है, परिषद के संविधान का निर्माण हुआ और सेकंड ARC का प्रावधान यहाँ पे दे दिया। फिर उन्होंने अपने निष्कर्ष दे दिए। 38 मार्कर का सवाल आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे 38 मार्कर ही हैं। और भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में शोषणपूर्ण और शोषण युग के बाद चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर कारण दीजिए या लोकतांत्रिक मजबूत करने में कैसे योगदान। काफ़ी लंब हमने देखिए कितने सेंटेंस होंगे इसमें। 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, है ना। 3 इसमें पार्ट हैं। इन्होंने इसमें कैसे लिखा है, पहले इसका इंट्रोडक्शन, ये आर्टिकल को लेते हुए इंट्रोडक्शन इन्होंने लिख दिया। उसके बाद में इन्होंने शोषण पूर्व युग में क्या भूमिका थी उसको उन्होंने लिख दिया। चुनाव यानी 1950 1990 के दशक में किस तरीके होता था शोषण पूर्व युग, इसी तरीके से बना के इसको इस तरह करके, है ना, एक तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में ये हो गया। इसको उन्होंने बता दिया। और आगे फिर शोषण करात्मक के दौरान चुनौतियाँ क्या क्या होती उनको पॉइंट भाई ये कर दिया इन्होंने। और इसमें पॉइंट सारा इन्होंने कर दिया। शोषण और उसके पश्चात किए गए सुधार है इसमें। तो इस तरीके से आपको अपनी आंसर लिखनी होती है। ये लॉन्ग आंसर है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि 64 पेज है, अभी तो बहुत है। वीडियो आधे घंटे 35 मिनट हो जाएगी, तो उतना इसका PDF दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, तो वहाँ जाके इसका PDF आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर कीजिएगा। हाँ, ऐसे की बहुत डिमांड आ रही है, तो ऐसे का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें आप लोगों को सारा आइडिया पता चलेगा। थैंक यू सो मच।